नमस्कार साथियों, आज एसएससी सीपीओ का 27 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। इस वीडियो में साथ ही हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि साथ ही स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन बता चुके हैं। जैसा साथ ही आपके जीके में आज 50 क्वेश्चन देखने को मिला था। 50 क्वेश्चन में साथ ही लगभग आपके 35 से 40 क्वेश्चन सेम टू सेम मिल चुके हैं। आप लोग साथ ही अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा, और जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है आप लोग फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में साथ ही यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम देखने को मिलेगा, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो साथ ही आपको बता दें, अगर आप लोग एसएससी सीपीओ के हर एक शिफ्ट का इसी तरह से एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी तरह से आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराते रहेंगे। तो साथ ही आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो देखिए आप सबको पता होगा सबसे कम साक्षरता दर जो है किस राज्य की है, तो आप सबको पता होगा बिहार की है। तो इसका जो राइट आंसर आपका था बिहार बिल्कुल सही था। याद रखिएगा, इसके साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.80% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर पूछी जाए तो 71.20%, इसको याद रखिएगा। जबकि महिला की साक्षरता दर याद रखना 51.50% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य जो है बिहार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बिहार बिल्कुल सही था। आपको टोटल साक्षरता दर पूछी जाए तो 61.80%। अगर इसमें जो है मेल की साक्षरता दर पूछी जाए तो याद रखिएगा 71.20 यानी 71.20 है मेल की, और फीमेल की साक्षरता दर पूछी जाए तो 51.50% है। इसको साथ ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ठोस का गैस में बनना कौन सी प्रक्रिया है? तो देखिए साथी, ठोस का डायरेक्ट जो है गैस में बनने की प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस को जो है, अगर ठोस जो है वो गैस में डायरेक्ट परिवर्तित हो रही है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर जो है साथी गैस जो है डायरेक्ट ठोस में आ रही है तो उसे जो है हिमांक कहते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका था ऊर्ध्वपातन बिल्कुल सही था। ठोस के गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऊर्ध्वपातन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? आप सबको बता दें स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई पूछा गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बने इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। यानी साथ ही इसका जो राइट आंसर था आपका 58,846 किलोमीटर, इसका बिल्कुल राइट आंसर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेल से पूछा गया था, ड्रिबलिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिए ड्रिबलिंग, अगर हम बात करते हैं ड्रिबलिंग शब्द की, ये किस खेल से संबंधित है? तो साथ ही ये बास्केटबॉल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल इसका करेक्ट आंसर था। ड्रिबल शब्द का इस्तेमाल बास्केटबॉल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, पीएम स्वनिधि योजना में कितनी राशि मिलती है? तो देखिए पीएम स्वनिधि योजना की बात करते हैं साथी। इस योजना द्वारा छोटे व्यापारी, रेहड़ी चालक आदि को अपना मौजूदा व्यापार बढ़ाने तथा नया व्यापार शुरू करने के लिए 50,000 रुपये तक का लोन सरकार उपलब्ध करवाती है। तो पीएम स्वनिधि योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें कितनी राशि मिलती है? तो याद रखिएगा साथी, जो है 50,000 की राशि इसमें दी जाती है। अगला क्वेश्चन था कि वास्को डिगामा का संबंध किस देश से है? तो वास्को डिगामा का संबंध साथी जो है वो पुर्तगाल से है, यानी वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला निवासी था। तो पुर्तगाल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि जैव विविधता एक्ट 2002 किस अनुच्छेद में है? तो देखिए साथी, अगर हम आर्टिकल की टोटल हम बात करें, आर्टिकल से साथी आज कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट देखने को मिला था। तो साथी आपको बता दें, आपके एग्जाम में जीके जीएस को कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन में साथी पॉलिटिकल साइंस से आर्टिकल से सिर्फ आपका 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आर्टिकल के सभी क्वेश्चन को देख के जाइएगा। अगर आप लोग हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करके भी जाएंगे तो आपको 8-10 क्वेश्चन आपका सेम टू सेम वही देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए साथ ही आप लोग हर एक शिफ्ट का एनालिसिस जरूर करना। हम आपको हर एक क्वेश्चन देंगे, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट्स ने हर एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाएंगे हम आपको सभी क्वेश्चन जरूर देंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जैव विविधता एक्ट 2002 किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना, जैव विविधता अधिनियम 2002 का अवलोकन स्वस्थ जैव विविधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है?
तो आप सबको पता होगा मौलिक कर्तव्य का जो संबंध है वो 51 का से संबंधित है। तो 51 का इसका फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस भाग में है इसको भी याद रखिएगा, भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 153 की बात करते हैं, साथ ही इसको याद रखना, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, यानी राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। आपके ऑप्शन में राज्यों का राज्यपाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आर्टिकल का कि अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है। इसको भी याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद जो 73 है, साथ ही सॉरी 73 था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। संविधान का अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन में जो संघ की कार्यकारी शक्ति था उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक आपका कि अनुच्छेद 51A में क्या नहीं है, यानी आपके ऑप्शन में से दिया गया था कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें इसमें दिया गया था करों का भुगतान। तो करों का जो भुगतान है वो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नहीं है, यानी मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा करों का भुगतान होगा। अगर आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो बिल्कुल करेक्ट था। एक क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था दशहरा किस महीने में मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा साथी, हिंदू धर्म में हर साल अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। तो आप सबको पता होगा किस महीने में, तो अश्विन माह में। अगले क्वेश्चन था हिंदू कैलेंडर के अनुसार दीपावली किस महीने में मनाई जाती है, आपका यही क्वेश्चन था। तो आपको बता दें प्राचीन हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली हर साल कार्तिक महीने के 15वें दिन अमावस्या को मनाई जाती है। एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कथा सरितगार किसके द्वारा लिखा गया है। तो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये साथी जो है कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव कश्मीरी ब्राह्मण थे। तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर था साथी वो बिल्कुल आपका सोमदेव बिल्कुल सही था। तो सोमदेव वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो आप सबको पता होगा मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम निकेटर के यूनानी राजदूत था। तो कौन था, सेल्यूकस प्रथम निकेटर था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था शायद द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, इसको याद रखिएगा। बुक एंड राइटर से साथ ही हर एक शिफ्ट में आपका कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इसको देख लीजिएगा। अगर हम गाइड की पुस्तक की बात करते हैं, गाइड 1958 में भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास था। तो यही पूछा गया था गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो R.K. नारायण थे। अगला क्वेश्चन था कि असद अली खान किस वादन से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा जो है वो रुद्र बीड़ा से संबंधित है। तो रुद्र बीड़ा इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था साथी कि बैडमैन किसकी आत्मकथा है, यानी साथी जो बैडमैन है ये किसकी आत्मकथा है, ये पूछा गया था। तो आप सबको बता दें बैडमैन जो है साथी गुलशन ग्रोवर एक भारतीय अभिनेता हैं। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में अब तक 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड में बैडमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो एक किसकी मूवी में जो है किसकी आत्मकथा थी, तो गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा थी, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए बात की जाएगा सामूहिक रूप से तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये साथी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर व्यक्तिगत रूप से यही पूछा जाए तो व्यक्तिगत रूप से साथी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसको याद रखिएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन आया था साथी कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। तो आप सबको पता होगा नृत्य से भी साथी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, यानी कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन था साथी कि चोलोम किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए चोलोम की बात करते हैं तो मणिपुर का ये जो है नृत्य है, मणिपुर इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन साथी आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी साथी मुद्रा में आपका एम का अर्थ पूछा गया था, एम का अर्थ क्या होता है। तो आपको पूरा हम फुल फॉर्म बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो इसमें आपका कोई भी अर्थ पूछा जा सकता है, MUDRA में से आपका कोई भी अर्थ पूछे तो इसको याद रखिएगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुद्रा में D का अर्थ क्या है, R का अर्थ क्या है, M का अर्थ क्या है, तो इसलिए आप लोग पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए क्रिकेट से आया था कि एक बल्लेबाज को कितने तरीके से आउट किया जा सकता है। तो देखिए साथी बल्लेबाज के टोटल आउट करने के जो तरीके हैं वो 10 तरीके होते हैं, जो इसमें से लगभग
आप 5 आउट तरीके को जानते होंगे, 5 और होते हैं उसके अलावा। टोटल मिलाकर के साथ ही अगर पूछा जाए कितने तरीके से, तो 5 + 5 जो है टोटल 10 तरीके से आउट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कितने खेल शामिल थे। जो 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें कितने खेल शामिल थे, तो साथ ही उसमें 26 खेल शामिल थे। तो आपके ऑप्शन में 26 आंसर दिया गया था, जो कि इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो है पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है। तो पूर्वी घाट की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करते हैं, पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है। यानी जो है पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है, पूर्वी की कम है। पूर्वी की आपकी पूछी गई थी तो 600 मीटर की थी। अगला क्वेश्चन था, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो आप सबको पता होगा मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश की पश्चिमी चोटी कौन सी है। तो देखिए साथी, पश्चिमी चोटी की बात की गई थी। पश्चिमी चोटी जो है अरमकोंडा है। तो अरमाकोंडा जो है आंध्र प्रदेश की पश्चिमी चोटी ये पूछी गई थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आर्टिकल से आया था कि अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है। तो 280 की अगर हम बात करते हैं साथी, याद रखिएगा अनुच्छेद 280 एक में जो है एक तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अगर वहीं अनुच्छेद 280(2) की बात करें, इसके तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग की निर्धारित करेगा। तो यह आपका 280(1) और 280(2) से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था, भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला था। तो देखिए भूपेन हजारिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, भारत रत्न कब मिला था। तो 2019 में उन्हें भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन था, भीमबेटका गुफाओं में कैसे चित्रकारी की गई है। तो भीमबेटका में कैसी चित्रकारी है, तो शैल चित्र हैं उसमें। तो शैल चित्र आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन साथी था कि शैलेंद्र वंश का संबंध किस धर्म से है। तो देखिए आपको डायरेक्ट बता देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। शैलेंद्र वंश का जो संबंध है साथी वो आपका बौद्ध धर्म से है। शैलेंद्र लोग बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सक्रिय प्रवर्तक थे और विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदर मंदिर सहित मध्य जावा के समतल क्षेत्र पर शासन किया था। तो कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म था। अगला क्वेश्चन एक आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पूछा गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पुणे में जो है स्कूल किसने खोला था। तो पुणे में जो है विधवा आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो महर्षि कर्वे ने किया था। तो महर्षि कर्वे ने 1896 में पुणे में हिंदू विधवा आश्रम की स्थापना की थी, ताकि विधवाओं को पुनर्विवाह करने में जो है असमर्थ होने की स्थिति में खुद की देखभाल करने में मदद मिल सके। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से क्वेश्चन था, पुणे में स्कूल किसने खोला, महर्षि कर्वे ने खोला था। अगला क्वेश्चन आया था 10वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या शामिल नहीं है, यह पूछा गया था। तो याद रखिएगा, आपको बता देते हैं क्या क्या इसमें शामिल हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समझिएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करना था। योजना का उद्देश्य जो था, अवधि के अंत तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर को कम से 40 से 25% तक कम करना था। तो इसका जो है ये मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका इस पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जड़त्व का नियम नहीं है। यानी साथ ही क्वेश्चन था कि इसमें से जड़त्व के नियम से कौन सा ऑप्शन संबंधित नहीं है। तो इसमें से आपको समझना होगा कि जड़त्व का नियम का क्या है। तो आपको बता दें, न्यूटन की गति का पहला नियम होता है जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी स्थिर वस्तु गतिशील अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो वह वस्तु अगर कोई गतिमान में है तो गतिमान में रहेगी, स्थिर में है तो स्थिर में रहेगी। तो ये आपका जड़त्व का नियम था। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला था। लगभग हमने आपको 35 से 40 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराया। अगर इससे रिलेटेड आपको साथ ही कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और साथ ही नेक्स्ट शिफ्ट में आपका जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम आपको अगले शिफ्ट में उसको कराएंगे। अगर आप लोग का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लो। आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का आपको क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। तो साथ ही अगर साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं साथ ही अगली वीडियो में। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।